हेलो दोस्त। आप में से कोई जुड़ा है जो मेरी आवाज़ सुन रहा हो? चलिए, अच्छी बात है। धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाइए। हम लोग बात कर रहे थे गौरव और मुस्कान तिवारी, वो तलवार वो जुड़ गए हैं। बेटा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि कल जो है ना, किसी कारणवश हम लोग डेली क्लास का जो प्लान बनाए थे, बेटा वो प्लान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, वो अपनी बाकी क्लासेस की प्री ऑक्यूपेंसी के चलते, और चूंकि अभी लॉकडाउन हो गया है तो बाकी बच्चों के चक्कर में हम लोग डेली क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लास का टाइमिंग वही रखते हैं जो पहले से था। ठीक है, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आप बच्चों से। टाइमिंग में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्लास 10th 4 to 5 and 5 to 6, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और क्लास 12, अरे गलत लिख दिए, सॉरी 6 to 7 और 7 to 8, और मेरी जहाँ तक बात है 12 की 6 to 7 और 7 to 8, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। मैंने कोशिश करी थी करने की, लेकिन अब बच्चों का भी बहुत ज़्यादा उस पर रिस्पांस नहीं आ रहा था, और मैं भी थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा प्री ऑक्युपाइड महसूस कर रहा था। इसीलिए हम उसी हिसाब से चलेंगे। उम्मीद है आप बच्चों को कोई आपत्ति इससे नहीं होगी। क्लासेज लाइव होगी, सबसे अच्छी बात है। बाकी रिकॉर्डेड क्लासेज तो पहले से अवेलेबल रहती है प्ले लिस्ट में। पहले जो क्लासेज हो गई, अगर आप में से कोई नया जुड़ा हो और पहले जो क्लासेज हो गई उसके बारे में उसे नहीं पता हो, तो एक काम कीजिएगा, एक प्ले लिस्ट है, शायद आपको पता होगा। इस YouTube चैनल में प्ले लिस्ट है। क्लास 12 में जाइए, क्लास 12 में एक अकाउंटिंग की प्ले लिस्ट है, और क्लास 12 में एक बिजनेस स्टडी की प्ले लिस्ट है। वहाँ देखिएगा, वहाँ सारे वीडियो पड़े हुए हैं और लाइन से पड़े हुए हैं। उन वीडियो को देख के अगर पीछे कुछ छूट गया हो तो उसका पता आप लगा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज की बात शुरू करें। साक्षी श्रीवास्तव बोल रहे हैं, सर आज मेरा पहली क्लास है। कोई चिंता नहीं साक्षी, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 12 क्लास की अकाउंटेंसी खोलिएगा, उसमें पहली और दूसरी क्लास पड़ी हुई है एनपीओ की, और बिजनेस स्टडीज की भी पहली और दूसरी क्लास पड़ी है। आज तो बस अभी तीसरी क्लास, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं साक्षी, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपकी इजाज़त से मैं आज की क्लास आपके साथ शुरू करता हूं। देखिए क्या है आज की क्लास, जरा पहले उसको समझने की कोशिश करें, फिर बाद में हम और बातें करेंगे। देखिए बच्चों, 3 फिनेंशियल स्टेटमेंट एक एनपीओ के अंदर बनाने होते हैं। 3, पहले का नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट, दूसरे का नाम है इनकम एक्सपेंडिचर, और तीसरे का नाम है बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। जिनका भी छूट गया हो वो पिछली क्लास पलट के देख सकते हैं। इस वीडियो के इस चैनल के 24/7 टॉपर्स के चैनल के प्ले लिस्ट के अंदर 12 क्लास की एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर पहली और दूसरी क्लास पढ़ी है। उसमें दूसरी क्लास में रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमारे यहाँ बड़ा तूफान का माहौल हो रखा है दिल्ली में। आपके यहाँ क्या हाल है? जो बच्चे भी जुड़े हैं, हमारे यहाँ बड़ी आंधी तूफान चल रहा है। ध्यान दीजिए, नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यहां पे साक्षी आप कहां से हैं बेटा? क्या शहर है आपका? चलिए, इनकम एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले पढ़ते हैं ये है क्या।
देखिए इसके नाम में ही काफी कुछ बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बाकी लोग नहीं बनाते, ठीक है। रमेश चंद्र सेन भी जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग बेटा। प्रिपेयर्ड बाय नित्या कुमारी भी जुड़ गई हैं, प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, और इट इज प्रिपेयर्ड सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ डिफरेंसेज है, लेकिन काफी हद तक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनता है। इसका भी वही ऑब्जेक्टिव है जो पीएल अकाउंट का था। पीएल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट लॉस का पता लगाना। यहाँ प्रॉफिट लॉस तो नहीं पता लगाते, लेकिन यहाँ पता लगाते हैं एक्सेस या डेफिशिएंसी। किस बात का? ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अच्छा, मैं एक बार पूछ लूं, मेरी हैंडराइटिंग बेटा सबको समझ में आती है? टीचर की हैंडराइटिंग है, थोड़ी सी लिखते लिखते ऐसे हो जाती है। और दूसरी बात, मैंने इसका क्या बोलते हैं, नोट्स बना के टेलीग्राम के चैनल पे डाल दिया था। क्या आप लोगों ने थोड़ा बड़ा लिखे? ठीक है बेटा, हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे। मैंने इसका नोट्स बना दिया था, नोट्स बना के टेलीग्राम के चैनल, टेलीग्राम में एक चैनल खुलता है और उस चैनल का नाम है टॉपर्स बोर्ड। टॉपर्स बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए जो टॉपर्स बना हुआ है 11th 12th के लिए खास। वहां पे मैंने एनपीओ के 3 नोट्स रखे थे, नोट 1, नोट 2, नोट 3। पीडीएफ फाइल है, आप में से किसी बच्चे ने डाउनलोड करी? देखिए उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पूछिए क्यों? मान लीजिए किसी कारण से किसी दिन क्लास नहीं हो पाती, जैसे कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसका नोटिफिकेशन मैं वहां पे डाल दिया करता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, और टेलीग्राम वैसे भी सब लोग इस्तेमाल करते ही हैं। टॉपर्स बोर्ड, TOPPER, और बोर्ड BOARD, टॉपर्स बोर्ड करके है, या बोर्ड एग्जाम करके होगा, बोर्ड करके ही है। उसमें एनपीओ का 1, 2, 3 पीडीएफ की में बड़ा खूबसूरत नोट्स बना हुआ है। उस नोट्स को प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं देख रहा हूं 3 बच्चों ने डाउनलोड किया है, मुस्कान ने, नित्या ने और गौरव सिंह ने। तो बाकी बच्चों से भी गुजारिश है, वो लोग भी नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। जो बातें मैं आपको लिखवा रहा हूं ये सब वहां पे लिखा हुआ है, ठीक ना। मैं वो नोट्स आपको दिखा भी देता हूं किस तरह का नोट्स है, तो आपको पता चल जाएगा। अभी दिखाता हूं बेटा। देखिए बेटा जी, वो इस तरह का कुछ नोट्स है। ध्यान दें, द नोट्स इज लाइक दिस कि एनपीओ क्या है, दुर्गा पूजा कमेटी, ट्रेडर्स एसोसिएशन। प्रॉफिट तो कमा सकते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मेन ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेफगार्ड ऑफ एसेट्स और इनकम एंड कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेज। ये मैंने अपनी पहली क्लास में पढ़ाया था। दूसरी क्लास में मैंने आपसे बात की थी रिसीट एंड पेमेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की, ठीक है। और मैंने आपसे बात की थी बैलेंस शीट की। तो इसी में मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
ठीक है ना। ये देखिए इनकम एक्सपेंडिचर के नोट्स में साफ साफ लिखा है कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, इसलिए पीएल तो नहीं बनाते, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं ताकि ये सरप्लस या डिफिशिएंसी का पता लगा सकें। भाई साहब, मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ उसके ठीक बाहर खिड़की पे भयंकर आंधी तूफान और शोर शराबा हो रहा है, तो आप तक थोड़ी आवाज़ हो सकता है डिस्टर्ब जाए या इंटरनेट भी डिस्टर्ब जाए। बेटा प्लीज़ बियर विथ मी। अभिषेक गुप्ता, सर नहीं समझा, फिर से बताता हूं अभिषेक आपको। मैं बता रहा हूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं होते, इसीलिए वो पीएल नहीं बनाते हैं, और उसके बदले वो क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड टू डिटरमिन द सरप्लस और डेफिशिएंसी ओवर द पीरियड। बड़ा जोड़ का आंधी तूफान आ रखा है। ये कंप्यूटर भी थोड़ा सा कैसे हो गया, अभी देखता हूँ, ये बड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए ध्यान दीजिए, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा तूफान कम हो जाए। बड़े प्यारे हैं हमारे दोस्त अभिषेक गुप्ता, सर मुझे अच्छा नहीं लगा आपका क्लास। अभिषेक लोकतंत्र है बेटा, ऐसा थोड़े ना है कि एक आदमी हर आदमी को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है ना अभिषेक। बेटा देखिए आप स्टूडेंट हैं, आपको पूरा हक है, जहां समझ में क्या होता है ना, टीचर और बच्चे के बीच का एक बेटा वेव लेंथ होता है। हम लोग कई जगह वेव लेंथ कैच कर पाते हैं, कई जगह नहीं कर पाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए कोई बुराई नहीं है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका ये मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ आए नहीं आए, बिल्कुल पॉसिबल है। यूट्यूब पे बेटा हजारों क्लासेज पड़ी हुई है, ठीक है कि नहीं, जहां आपका अच्छा लगता हो, जहां वेवलेंथ जुड़ता हो वहां करिए। अब हम लोग की उम्र थोड़े ना है ये, ठीक है कि नहीं। अब तो देखिए 22-23 साल जितनी आपकी उम्र होगी उतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े आज प्राउड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, विदेशों में हैं, और बहुत सारे हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं समझा पाया, ठीक है कि नहीं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। दो तीन मिनट रुक जाइए, बड़ा ये बार बार हमारी जो खिड़की है ना खुल जा रही है। अब थोड़ा कंट्रोल हुआ, चलिए आइए तो फिर से शुरू कर। ओहो, ऐसा भी कहीं तूफान होता है क्या, एकदम से काम ही नहीं करने दे रहा। एक मिनट रुकिए, मैं जरा इसकी कोई व्यवस्था करवाता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं, जस्ट ए मिनट।
साउंड बंद कर दिया था, अब फिर से शुरू करते हैं। भयंकर मतलब बहुत तेज वाली तूफान यहां पे आई हुई है, और ये चांस की बात है कि मैं आज घर से आपको टेलीकास्ट दे रहा हूं, तो मैं लाइव बैठा हुआ था। बड़ी जोरों की मतलब जिसको बोलते हैं ना, बहुत जोरों से आंधी तूफान आ रहा है। कुछ डाल दीजिए वहां पे। हो क्लास थोड़ी सी बीच में डिस्टर्ब हो गई, रियली सॉरी फॉर डैट। चलो शुरू हो जाओ, आ जाओ बच्चों, फिर से शुरू करते हैं। आंधी तूफान कोरोना सबका एक ही बार है रोना, कोई भी नहीं कह रहा है कि मैं बाद में आऊंगा। लेकिन हम लोग भी कौन सा मानने वाले हैं। चलिए आइए, तो मैं आपसे बात कर रहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सॉरी फॉर बीइंग डिस्टर्ब इन बिटवीन ड्यू टू बैड, वेरी 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 बैड वेदर। लो दोस्तों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए सेटअप नहीं होते, और चूंकि प्रॉफिट कमाने के लिए सेटअप नहीं होते इसीलिए ये पीएल नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने देखा होगा मनुष्यों में, जानवरों में जो जैसा रहता है उसके अनुसार से, उसका जो परिवेश के अनुसार से उसके जो बॉडी की संरचना होती है वो बदल जाती है कई बार। जैसे एक बार मैं गया था पहाड़ों पे लद्दाख, तो मैंने लद्दाख में देखा कि जो गाय भैंस है, गाय भैंस तो नहीं देखा भैया, गाय देखा था और कुत्ते देखे थे, वो इतने बड़े बड़े उनके बाल थे। भाई बड़े बड़े बाल क्यों थे? क्योंकि लद्दाख में बहुत भयंकर वाली ठंडी पड़ती है। यहाँ पे कोई कपड़ा रख दीजिए, बहुत भयंकर वाली ठंडी पड़ती है, तो उससे बदल गया। उसी तरह से हमारे अकाउंट में जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नेचर होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी उद्देश्य होगा, ठीक है ना, उसी के हिसाब से हम यहां पे बात करेंगे। बिल्कुल उसी के हिसाब से हम यहां पे बात करेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना तो आप क्या बनाएंगे? आप एनपीओ बनाएंगे। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, बताइए क्या? समाज की सेवा करना, तो आप क्या बनाएंगे दोस्तों? आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड बनेगा टू डिटरमिन द सरप्लस और डिफिशियंसी। ठीक है, टू डिटरमिन द सरप्लस और डेफिशिएंसी। इसमें क्या होगा जरा वो देख लीजिए। जितने भी इनकम और गेन्स हैं वो सभी क्रेडिट किए जाएंगे, और जितने भी एक्सपेंसेज और लॉसेज हैं वो सारे बताइए डेबिट किए जाएंगे। याद रहेगा? आगे आइए,
जो भी दोनों साइड का डिफरेंस होगा हम उसे बोलेंगे सरप्लस या डिफिशियंसी। देखिए तराजू है, अब तराजू के दो तरफ, एक तरफ इनकम है एक तरफ एक्सपेंस है। यहां पे कोई कपड़ा रख दीजिए, पानी नहीं आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर है तराजू के दो तरफ, अगर इनकम ज्यादा हो गई तो बात कुछ और होगी, और एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो गए तो बात कुछ और होगी। इनकम ज्यादा यानी कि पूरे साल में जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं, ठीक है कि नहीं, पूरे साल में जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं वो हमें सरप्लस के रूप में कहे जाएंगे अगर वो एक्सपेंसेस से ज्यादा हो, और इसका उल्टा अगर डेफिशिएंसी हुआ तो उसे कुछ और माना जाएगा। और आगे आइए, अगर सरप्लस हुआ तो उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे, और अगर डिफिशिएंसी हुआ तो उसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल फंड से घटा देंगे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है, लगी रह दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, ठीक है। जला वो लाइट कौन करिए, इस लाइट कौन कीजिए। जो इनकम एक्सपेंडिचर है वो साल के लास्ट में बनाया जाएगा रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। और ये कौन से बेसिस पे बनेगा दोस्तों, ये एक्रूअल बेसिस पे बनेगा। एक्रूअल बेसिस का मतलब हम रेवेन्यू इनकम तब लेंगे जब वो हमारे पास सर्विसेज हमने रेंडर कर दिया, भले पैसा मिला या नहीं मिला, और एक्सपेंसेज हम तब लेंगे जब हमने सर्विसेज ले लिया, भले हमने पे किया चाहे नहीं किया। और जितने नॉन कैश होंगे वो सब यहाँ पे कभी नहीं आएंगे, ये यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं आएंगी। इस बात को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से दोस्तों कहना चाहूंगा। आइए देखते हैं फ्रॉम ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर इंडेड, लेट सपोज कोई डेट लेते हैं 31/3/2020। अच्छा ये किसका है, तो लेट सपोज हम मानते हैं किसी स्पोर्ट्स क्लब का है, या चलो आपके स्कूल का मानते हैं। हम आपके स्कूल की बात करते हैं कि आपके स्कूल का ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है दोस्त। अब कैसे बनेगा, आप अपने स्कूल को थोड़ा सा फिर से एक बार अपने मन में लाइए। हालांकि आपको स्कूल गए हुए तो काफी दिन हो गया होगा, तो मन में तो आ भी नहीं रहा होगा। अच्छा, आपको मेरी आवाज के साथ साथ बारिश की बड़ी जोरदार आवाज आ रही है? 2-4 मिनट के लिए मैं भी डिस्टर्ब हो गया था, ध्यान दीजिए। इधर हम लेंगे एक्सपेंडिचर और इधर हम लेंगे इनकम। चलिए, नहीं आ रही तो अच्छी बात है, नहीं आनी चाहिए। मैं बैठ के सोचता हूं और आप भी सोचिए कि स्कूल में क्या इनकम होती होगी। इनकम मतलब रेवेन्यू इनकम जो हर साल मिलती होगी, कोई बताए तो मुझे। फिर स्पोर्ट्स क्लब की बात भी करेंगे, पहले इनकम की बात करते हैं। कौन सी इनकम मिलती होगी मेरे प्यारे बच्चे, बताएं। फीस मिलती होगी, है ना। फीस मेरे ख्याल से ट्यूशन फीस। अच्छा, और क्या मिलता होगा ट्यूशन फीस के अलावा? एग्जाम फीस, और क्या मिलता होगा एग्जाम फीस के अलावा? कुछ एनुअल फीस, इसके अलावा कुछ वो बेचते होंगे, सेल ऑफ बुक्स। चलिए, बच्चों ने कहा सर ट्रांसपोर्ट फीस, बच्चों ने कहा कंप्यूटर लैब की फीस। वेरी गुड।
तो ये सारी चीजें उनकी इनकम होगी। तो देखिए जितनी भी उनकी इनकम होगी ना, हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक रूल कि जो भी इनकम है उसे क्रेडिट करो और जो भी एक्सपेंसेज है उसे आप डेबिट करो। हाँ, सेल ऑफ बुक्स एंड ड्रेस, तो ये इनकी इनकम हो गई। अगर यही स्पोर्ट्स क्लब होगा तो मैच फीस, स्पॉन्सरशिप फीस, या गवर्नमेंट से कुछ मिला वो वाली फीस, यही कोई मंदिर है तो डोनेशन वगैरह हो जाएगा, अगर अस्पताल है तो पेशेंट से जो 10-20 रुपए लेते हैं, एनपीओ में भी लेते हैं, चैरिटेबल अस्पताल में भी थोड़ा बहुत तो लेते ही हैं, या सेल ऑफ मेडिसिन्स, दवा दारू की सेल। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है अगर हम बेटा इनकम साइड में दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। अब अगर हम और आगे चलें तो चलिए पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस की। मुझे कोई बताए आपके स्कूल में क्या खर्च होता होगा। मैं एकदम घर पे बैठा हूं बेटा, एकदम रिलैक्स, और आप भी घर पे बैठे हैं। आज लंबी क्लास करते हैं क्योंकि आज राजीव सर में भी नहीं आ पाएंगे, बड़ी बरसात हो रही है तो थोड़े दूर ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि राजीव सर घर से ना निकलें क्योंकि बहुत ही तेज आंधी तूफान है। तो मैं ही आपको आज थोड़ा ज्यादा समय तक पढ़ाता हूं। मेरे दोस्तों बताइए क्या खर्चा होता होगा, खूब प्यार से बात करते हैं। एक्सपेंसेज मुझे लग रहा है कि सैलरी आ रही होगी, टीचर्स सैलरी, बहुत बढ़िया। अच्छा, और स्टाफ सैलरी होती होगी, नॉन टीचिंग स्टाफ और भी तो होंगे, स्टाफ सैलरी। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने बताया, बिल्कुल सही भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा मेजर बिल रहता है। और कुछ बताएं, आप ही बताएंगे, मैं ना बता रहा। कि देखो अकाउंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक थीम को समझ के उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, यही अकाउंटिंग है। अब स्कूल तो आप देखो इतने दिन से जाते हो, पिछले 10 साल से, तो देखो नॉर्मल तरीके से ना फटाफट 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 मैं लिखता चला जाऊं और आप नोट करते जाएं, मैं नहीं चाह रहा। ठीक है ना, एकदम आराम से। स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक कह रहे हैं आप। मैं परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल की बात नहीं करूंगा बेटा, मैं कहूंगा कंजम्पशन या यूज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि एक बार हम लोगों ने स्पोर्ट्स मटेरियल 25,000 का परचेज किया जिसमें से 5,000 का बचा हुआ है, तो इनकम एक्सपेंस में सिर्फ जितना यूज हुआ ना हम वो लेंगे। आप कहेंगे कैसे सर? तो मान लो साल के शुरू में जो स्पोर्ट्स मटेरियल था आप उसे ले लीजिए, और जो आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा उसे ले लीजिए, और जो बच गया उसे हटा दीजिए। तो जो बचा वही आपका कंजम्पशन है। ये मैं थोड़ा सा एक वर्किंग नोट से अपने बालकों को बताना चाहूंगा। इधर आइए, देखो ये है आपका स्कूल 1/4/2019 से 31/3/2020 का बन रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपके स्कूल में साल के शुरू में स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक था, लेट सपोज 3,000। स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब क्या? बैडमिंटन बॉल या रैकेट या इस तरह की छोटी मोटी जो चीजें हैं जो खत्म हो जाती हैं उनकी बात हम करते हैं। और इस साल बच्चों को खेलने के लिए 25,000 रुपए का और परचेज हुआ। ठीक है, अब देखो बॉल है, बैडमिंटन है, कॉर्क है, तो ये सब चीजें खराब होने वाली चीजें होती हैं, बेकार और बर्बाद होने वाली चीजें होती हैं ना। अगर ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 28 नहीं होगा, लेट सपोज क्लोजिंग स्टॉक है 7,000। कोई मुझे बताएगा इस साल कंज्यूम कितना हुआ है, कितना कंजम्पशन हुआ है? तब तक मैं राजीव सर को मैसेज कर देता हूं कि सर आपको आने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे आज मैं ही पढ़ा देता हूं, मुझे सेवा का मौका दीजिए। जरा मुझे बताए कोई कि कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ।
बताया तो कोई जरा मुझे। किसी बच्चे ने मुझे बताया 48। प्रियंका बेटा 48 कैसे, ये चमत्कार कैसे हो गया? देखो, कंजम्पशन का मतलब होता है यूज कितना हुआ। आपके स्कूल में लिखिए, शुरू में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था? 3000। ठीक है, प्रियंका और गौरव दोनों ने ही बड़ा अजीब सा आंसर दिया है। देखो, और हमने परचेज की बात की है और वो है 25,000। लेस करें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टडी मटेरियल, ये है 7,000। ठीक है, तो मुझे बताए कोई 48 तो नहीं आ रहा, 42 तो नहीं आ रहा, मैं करता हूं। भाई सब लोग उठाओ कैलकुलेटर और सर के साथ थोड़ा लग जाओ। अकाउंट की क्लास है, सबको मेहनत करनी चाहिए साथ साथ। एक ने भी अभी सही नहीं बताया, कोई एक बताए तब मैं बताऊं ना। बताइए कितना कंजम्पशन हुआ है? कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, मुझे कोई बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अब तो बता दो मेरे दोस्त। गौरव बता रहे हैं 18,300। ये गौरव कैसे चमत्कार बता रहे हो? मैंने लिखने में गलती कर दी, 19,000। मुस्कान 30,000। हे भगवान, ये 30,000 मुस्कान कैसे हो रहा है? 3,000 शुरू में था, 25,000 आपने और परचेज किया। भाई सब 12 के स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पे, 11th वाले बच्चे बाद में, 11th वाले बच्चे मंडे को पढ़ेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 7,000 है, तो 3,000, 25,000 और 7,000 कितना हुआ? मुझे तो लगता है कि ये हुआ 28 में से 7 घटेगा तो नित्या ने और निकिता ने सही बताया है, बाकी लोगों ने तो सही नहीं बताया है। तो मुझे लगता है ये 21,000 होगा। क्या कहते हो? ठीक है ना? प्रियंका आपने लिखने में फिर 19,000 लिख दिया, मुस्कान आपने 30 लिख दिया। भाई 21 समझ आया? हमारे स्कूल में साल के शुरू में 3,000 का खेलने कूदने वाला मटेरियल था, बॉल, बैट, विकेट, इस तरह की चीजें थी। ठीक है, लूडो था मान लो, वैसे स्कूल में लूडो होता नहीं है। 25,000 की हमने और परचेजिंग करी, तो 8, 25 और 3, 28 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 7 है, इसका मतलब कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना हुआ बेटा? 21 हुआ। ध्यान रहेगा? जवाब दीजिए भाई, समझ आया? बताइए मुझे। लाइव चैट है, बताना पड़ेगा, जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यस लिखिए अगर समझ आया, नहीं तो बोलिए सर रिपीट, मैं दोनों ही कुछ करने को तैयार हूं। स्वीटी सिंह भी जुड़ चुकी हैं बेटा, ये 12 की क्लास है। अगर आप 12 अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तभी अभी लाइव देखिए, नहीं तो हनी सिंह का गाना देखिए। चलिए, अब नित्या, करण, मुस्कान और सबको समझ आ गया, प्रशांत जी को भी समझ आ गया। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बड़ी अच्छी बात है। तो चला जाए आगे। तो इस तरह से कोई भी चीज याद रखो मेरे बालकों, खरीदने से बात नहीं बनती। अगर मान लो कि एक मंदिर है और मंदिर में भंडारे के लिए 2 लाख रुपए का दाल चावल परचेज हुआ है, सपोज करो मंदिर में भंडारे के लिए 2 लाख रुपए का दाल चावल परचेज हुआ, लेकिन 2 लाख रुपए का भी भंडारा हुआ नहीं है।
भंडारा अभी गोडाउन में रखा हुआ है दाल चावल, तो इसे खर्च हम नहीं मानेंगे, बल्कि हम इसे क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे, और ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के अनुसार नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि अगर आपने कोई भी सामान परचेज किया तो कंजम्पशन नहीं है, खर्च नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर में वो तभी आएगा जब कंज्यूम्ड होगा, जब तक कंज्यूम नहीं तब तक वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, इस पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको कराऊंगा, जरा थोड़ा सा मैं और कॉन्सेप्ट को बता दूं। चलो भाई शुरू करो और आगे देखो। अरे कहाँ आ गया भाई, मैं तो यहां था। तो याद रहेगा यूज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और बताइए, अरे भाई स्कूल बस है तो बस का मेंटेनेंस चार्ज होगा ना, कंप्यूटर वगैरह है तो कंप्यूटर वगैरह का मेंटेनेंस चार्ज, इवन क्लासरूम की सफाई, उसके अंदर झाड़ू पोछा, पार्क है, गार्डन है, तो उन सब का भी खर्चा भाई साहब, ये सारे खर्चे आपको यहीं रखने हैं। हो गया। स्टेशनरी या परचेज ऑफ बुक्स, ये भी तो बुक्स खरीदते होंगे, परचेज ऑफ बुक्स एंड स्टेशनरी। ठीक है दोस्तों, आइए और कोई खर्चा आपको सूझ रहा है स्कूल का? मान लीजिए प्राइज दिया, प्राइज या अवार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें भी दोस्तों यहां पे आ जाएंगी, ध्यान रहेगा। चला जाए आगे। तो मैं फिर से कहता हूं, सर कल क्लास क्लोज रहेगी। हाँ बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्लास की टाइमिंग, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं बालकों, ये है क्लास की टाइमिंग। वो डेली का जो प्लान मैंने रखा था, मैंने कल क्लास कराई भी, मेरा भी मन नहीं लगा और बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने डेली का क्लास अभी थोड़े समय के लिए क्या पोस्टपोन ही कर दिया है। हफ्ते में 3 दिन मुझे सेवा का मौका दीजिए, और थोड़ा आपको होमवर्क भी तो करना है ना, फिर आपका इकोनॉमिक्स और मैथ भी शुरू होगा, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, तो इसीलिए 3 दिन रखिए। फिर से देख लीजिए, 11th की क्लास 6 से 8 मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और 12th की क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, संडे इज ए फन डे। अब आपका होमवर्क भी शुरू होगा ना, अब होमवर्क दूंगा तो आपको काफी सारा मेहनत भी तो करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्लास चाहिए ना बेटा। करण, आपके सवाल का जवाब आगे आइए। तो इस तरह से एक स्कूल का हम बना रहे थे, तो इतना सारा बना लिया, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहूंगा। मान लीजिए अगर स्कूल ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको यहीं पे लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्कूल में कुछ एसेट्स हैं जिनके ऊपर ह्रास हुआ है, डिप्रेसिएशन हुआ, आप लोगों ने 11th में डिप्सन पढ़ा था कि जो एसेट्स हम रखते हैं कई बार वो 2-4 साल 5 साल चलता है, लेकिन 2-4 साल 5 साल ही चलता है ना, उसकी लिमिटेड लाइफ है। अगर 1 लाख का प्रोजेक्टर या कैमरा या लैपटॉप या कुछ भी ऐसी चीज़ 4 साल में ख़त्म, 5 साल में ख़त्म, तो भाई हर साल थोड़ा थोड़ा तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड चाहे WDB जैसे भी आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, उसी तरह से यहाँ भी बात करी जाएगी, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सब भी ले लीजिए। और आइए, मान लीजिए कोई एसेट हमने बेचा, उस एसेट पे लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट या इन्वेस्टमेंट, वो भी ले लीजिए। मान लीजिए कि भाई कहीं प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। देखिए सेल ऑफ एसेट नहीं आना है, लेकिन एसेट का जो प्रॉफिट लॉस है वो तो आना है,
चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। याद रखिए, जो पैसा आएगा या जाएगा वो तो रिसीट एंड पेमेंट में, लेकिन जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें गेन और लॉसेज भी लेने हैं। इस बात को एक छोटे से इलस्ट्रेशन से हम आपको पढ़ाना चाहेंगे। आइए मेरे बालकों, ये इलस्ट्रेशन लिखिए। जवाब आपको देना है, मान लीजिए एक फर्नीचर था जिसकी WDV, ठीक है, WDV थी 25,000, सोल्ड फॉर 17,000, इट मीन्स देयर इज ए लॉस 8,000, इट मीन्स देयर इज ए लॉस 8,000। मुझे बताइए दोस्तों, इसमें से कितनी चीज रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगी और कहां जाएगी, और कितनी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी और कहां जाएगी, मुझे कोई बताए। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा कि अगर 25,000 का फर्नीचर 17,000 में बेचा है और लॉस 8,000 हुआ है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा और कहां जाएगा, मतलब कौन सी साइड में, और ये कौन सी साइड में जाएगा, मुझे बताइए। ये इसी बीच मेरे पास जवाब आया है कि सर 17,000 रिसिप्ट में जाएगा और 8,000 इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए 17,000 जो पैसा मिला, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था रिसीट एंड पेमेंट, ये रिसिप्ट के साइड में जाएगा, है ना बालकों। और ये जवाब मुझे दिया है हर्ष वर्मा ने और गौरव सिंह राजपूत ने, बिल्कुल सही। और ये जो 8,000 का लॉस हुआ है, ये डेबिट साइड में जाएगा इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलिए ठीक है बालक, चलेगा ये। तो फिर ठीक है, आइए यहां लौट के आते हैं। तो फिर से देखिए, सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, और प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट इधर, लॉस इधर, कंजम्पशन इधर। और इससे दोस्तों जो बात बनेगी ना, पता है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, अगर इधर आया तो बोलेंगे सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और अगर इधर आया तो हम बोलेंगे इसे डेफिशिएंसी ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ठीक है मित्रों,
तो ये दो बातें हमें बेसिकली करनी है। क्या कहते हो? ठीक है। अब आइए आपको एक छोटे से इलस्ट्रेशन से हम रूबरू कराते हैं और फिर हम आपसे बात करेंगे। ये है जी इलस्ट्रेशन, जरा ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों ने नोट्स देखा होगा तो ये उनको नोट्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखिए, मिला आपको? देखिए, इसको ठीक से पढ़ने के लिए दो काम करना पड़ेगा। आपको ये ना एक कंप्यूटर या लैपटॉप में इसको अपलोड करना पड़ेगा, तभी तो सामने रहेगा। क्योंकि एक कंप्यूटर में तो आप वीडियो देख रहे हैं, तो एक में वीडियो देखिए और दूसरा कंप्यूटर, लैपटॉप या अपने घर में किसी का मोबाइल हो तो उनका मोबाइल प्ले ले लीजिएगा और ये अपने सामने रखिएगा, तभी जाके बात बनेगी। नहीं तो फिर आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, है ना। दोनों में से कोई एक बात हो, क्योंकि क्वेश्चन सामने रहे ना तो फिर समझ में ज़्यादा आता है। तो मेरे सामने तो ये है, अब आपके सामने भी ये होना चाहिए। तो क्या कहते हो, कैसे करोगे? जैसे देख लो आप, ठीक पढ़ो। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर्टिकुलर्स, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 380, फीस आउटस्टैंडिंग 10,000, सैलरी पेड फॉर द प्रीवियस ईयर। अभी तो लॉकडाउन है, नहीं लॉकडाउन होता तो मैं किसी किताब का नाम आपको ले लेता। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ 11-12 में कौन सी अकाउंट की किताब ज्यादा चलती है? पहले मुझे बताइए, उन्हीं में से मैं कोई एक रिकमेंड कर दूंगा। जो ज्यादा चलती होगी उनमें से मैं रिकमेंड कर दूंगा। आप काम कीजिए, अपने बोर्ड का नाम और आपके यहाँ कौन सी स्कूल में किताब चलती है वो बताइए मुझे। अब सारे किताब तो नहीं, किसी एक ही किताब से मैं पढ़ाऊंगा। आप सभी बच्चे अपने बोर्ड का नाम लिखिए, जैसे सीबीएसई या हरियाणा बोर्ड, और कौन सी बुक अकाउंट की चलती है, क्योंकि बगैर बुक के ना मुझे लगता है बहुत मजा नहीं आएगा। ठीक है, और इसके सामने आप, और जो आपके यहां चलती है, जैसे साक्षी ने बताया डॉक्टर साहब एसके सिंह, कौन सा बोर्ड है साक्षी आपका? साक्षी बेटा आपका कौन सा बोर्ड है? बिहार बोर्ड। अच्छा, और बता रहे हैं मुझे प्रशांत गिरी कि सर सीबीएसई में तो टीएस ग्रेवाल सर का ही चलता है, टीएस ग्रेवाल। अच्छा, आपकी स्कूल में जो चलता है वो बताइएगा। नित्या बेटा आपका कौन सा बोर्ड है, मुझे बताएं। नित्या बेटा आपका कौन सा बोर्ड है? आपने मुझे नहीं बताया, आपने मुझे बस पब्लिकेशन का नाम बताया, SBD पब्लिकेशन, ऐसा कुछ बताया। नित्या का भी बिहार बोर्ड है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में दो बता रहे हैं लोग, और सीबीएसई बोर्ड में ये बता रहे हैं। मुस्कान भी सीबीएसई बोर्ड से, ज्यादा बच्चे इसमें सीबीएसई बोर्ड से ही हैं। हर्ष वर्मा भी बता रहे हैं, हर्षा वर्मा, कि हमारा भी बिहार बोर्ड में टीएस ग्रेवाल ही है। तो एक काम करें, हम सब लोग ना टीएस ग्रेवाल सर ही हम लोग के भी पूजनीय हैं, गुरु हैं। अब तो खैर सर नहीं रहे, लेकिन किसी ज़माने में जब मैं सीए की पढ़ाई करने आया था तो उस समय टीएस ग्रेवाल सर वहाँ टेक्निकल डायरेक्टर हुआ करते थे। तो बड़ा मतलब एक आदर मान सम्मान भी हम लोगों का सर के प्रति रहा है, और उनकी किताबें भी पूरे इंडिया में काफ़ी चलती हैं। तो देखिए बेटा,
मैं सभी बोर्ड की किताबों से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इस तरह से क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। तो कोई एक किताब तय कर लेते हैं और उसी किताब से पढ़ेंगे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरा जो नोट्स है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नोट्स फिजिकल फॉर्मेट में होना जरूरी है, ताकि आप रिवीजन कर सकें और बातें कर सकें, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम सब लोग टीएस ग्रेवाल की बुक से ही पढ़ते हैं। एक मेरी बात मान लीजिएगा, 1500 रुपये लगेगा मेरे ख्याल से, किताब की दुकान पे मिल जाएगी, आप लोग प्लीज किताब ले लीजिएगा। अगर आपके स्कूल में कोई और किताब चलती हो तो वो किताब भी खरीद लीजिए, और टीएस ग्रेवाल सर का भी खरीद लीजिए, ठीक है ना। आप समझिए मेरे गुरुदक्षिणा मान के बुक खरीद लीजिए। ऐसा नहीं कि टीएस ग्रेवाल सर का मुझे कोई कमीशन मिला है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपके 2-4 बुक खरीदने टीएस ग्रेवाल सर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी लाखों में किताबें बिकती हैं। तो इसलिए आप ये ना समझिएगा कि सर का कोई निजी उद्देश्य है, ऐसा कुछ है। टीएस ग्रेवाल सर को हम और आप 2 किताबें खरीद के क्या करेंगे, ऊपर वाले की दुआ से उनकी लाखों में किताबें बिकती हैं 11-12 की। बहुत ही बड़े आदमी हैं, इसलिए उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की बातें आप लोग मन में कभी न लाइए। साक्षी बोल रही है सर एसके सिंह से पढ़ाइए। साक्षी बेटा स्वीटी बोल रही है और डीके गोयल से पढ़ाइए। बात मानिए ना साक्षी, आपको मैं एक अच्छा नॉलेज दूंगा, विश्वास जानिए। टीएस ग्रेवाल सर, एसके सिंह सर की बुक भी अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप बात मानिए, टीएस ग्रेवाल सर की बुक भी बहुत अच्छी है। और मैंने पहले ही कहा था मेजोरिटी की बात होगी यहाँ, चूंकि मेजोरिटी बेटा सीबीएसई वालों का है, इसीलिए मैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक से पढ़ाऊंगा। आप एक बुक प्लीज ले लीजिएगा, अभी तो सब जगह बंद होगा मेरे ख्याल से, वो किताब की दुकान जब खुलेगी तब ले लीजिएगा। या एक काम करते हैं, अभी 2-4-5 दिन और पढ़ते हैं, 2-4-5 दिन तब तक जैसे मैं कह रहा हूं ना कि एक फोन कोई लेके सामने रख लीजिए या लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह, और दूसरे फोन पे देखिए, ठीक है ना। ऐसे करके देखते हैं। चलो आ जाओ, मैं इस बात को फिर बाद में करूंगा, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो ना, बुक्स आर योर रियल फ्रेंड्स। साक्षी बेटा आप ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हम भी जब पढ़ते थे 12th में, तो हम लोगों के समय मैं भी बिहार बोर्ड का पढ़ा हूँ। 11th-12th मैंने बिहार बोर्ड से किया है, मैंने कहा ही था मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ, बिहार यूनिवर्सिटी से किया है मैंने। तो उस समय हमारे यहाँ एक बुक चलती थी सीडी सिंह सर की, सीडी सिंह सर, अब पता नहीं सीडी सिंह सर का चलता है कि नहीं। तो सीडी सिंह सर का बिहार बोर्ड में चलता था, लेकिन सीडी सिंह सर के अलावा हम लोगों ने साहित्य प्रकाशन के एक सर थे, अब चांस की बात है मैं उनका नाम भूल रहा हूं, साहित्य पब्लिकेशन आगरा का एक बुक हुआ करता था, शुक्ला सर, एसएम शुक्ला सर, शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं सर का नाम, तो उस बुक से भी मैंने पढ़ा था। अब 2 किताबों से पढ़ा तो बेस एकदम मजबूत हो गया, और मजबूत हो गया तो एक बार में 11th तो 12th तो खैर हम करेंगे ही, एक बार में बीकॉम भी किया, उसमें भी 75% से ऊपर मेरे नंबर थे, बल्कि इनफैक्ट 3rd ईयर में तो सब 90-95 नंबर थे। एक बार में सीए, एक बार में सीएस, और एक बार में सीडब्ल्यूए, और आपके उस्ताद यानी कि मेरा सब में रैंक आ गया। कैसे आया? क्योंकि 11th-12th में बेस एकदम क्लियर था। लोग बताते हैं सीए में, सीएस में, सीए में बड़ी भारी पढ़ाई है, अकाउंट बड़ा डिफिकल्ट है। सही पूछूं ईमानदारी से बताऊं, मुझे कभी लगा ही नहीं, कभी नहीं लगा। वो सीडी सिंह सर और एसएम शुक्ला सर की जो 11th की बुक और 12th की बुक का जो बेस था, ऊपर वाले के दुआ से बहुत अच्छा था। और हमारे सर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, गोरा चटर्जी सर ने, तो उन्होंने पढ़ाया भी बहुत अच्छा था, ठीक है ना। एक चलिए इसी बात पे मुझे एक चुटकुला याद आ गया। एक दिन ऐसे मैं क्लास कर रहा था सीए की, बहुत बड़ी क्लास, 1000-1200 बच्चे थे। तो मैंने क्लास में कोई बात कही, तो एक बच्चे ने खड़ा होकर बोला कि सर मुझे समझ नहीं आया। मैंने कुछ सवाल पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया, तो मैंने ऐसे ही बोला कि क्या यार तुम क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। हम लोग पढ़ते थे, हमारे सर पढ़ाते थे, और हम लोग तो एकदम सारी वो सर की बात हमें समझ आती थी, और हमारे 90-95 नंबर आते थे। उस बच्चे ने बड़ा सोचा समझा और फिर जवाब दिया। पता है क्या जवाब दिया? सोचो तो, गेस करो तो उसने क्या जवाब दिया होगा? एनीवन? कोई बताएगा उसने क्या मुझे जवाब दिया होगा? उस बच्चे ने भरी सभा में बोला, 1000 बच्चों की क्लास के बीच में बोला कि सर आपको कोई अच्छा टीचर पढ़ाता होगा, है कि नहीं? मतलब खड़े खड़ी हमारी उतार दी। खैर जोक से पार्ट, ये तो मैंने मजाक के लिए बोला था।
मैंने बस ये कहा था कि बेस मजबूत होगा बेटा तो इमारत बहुत ही बुलंद बनेगी, इसलिए थोड़ा समय दीजिए। और जरा सा एक बुक जो मैंने आपको रिकमेंड की है टी.एस. ग्रेवाल सर की, एक बुक ले लीजिए और इसी बुक से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत क्वेश्चंस हैं, आप बात मानिए बेटा, इसके सर में भी और डी.के. गोयल सर में भी, सब लोगों में मोर और लेस वही होगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा, सब एक ही जैसा होगा। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, मैं तो देखो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान रखूंगा। क्वेश्चन तो क्या है ना कि क्वेश्चन के बगैर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप चिंता ना करें। अगर आपका कोई और भी बुक है तो इट्स ओके, बाकी मैं तो नोट्स देता ही रहूंगा, चिंता की क्या बात है। चलो आ जाओ, लो बेटा पढ़ो जरा। इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर प्रीवियस ईयर, मिला सबको, बहुत सुंदर। फीस आउटस्टैंडिंग, सैलरी पेड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एंटरटेनमेंट, टूर्नामेंट, मीटिंग एक्सपेंसेज, ट्रेवलिंग, परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, रेंट पेड, पोस्टेज टेलीग्राम, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डोनेशन रिसीव्ड। ठीक है, मैंने जो चुटकुला कहा लगता है किसी को समझ नहीं आया है कि नहीं? और कुछ है क्या? नहीं बेटा और कुछ नहीं है, तो जरा सा शुरू करें इसको बनाना। मैं जरा छोटा कर देता हूं ताकि एक ही बोर्ड पे सब आ जाए और आपको दिखाई दे। उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। इतनी सारी चीजें हैं, आइए शुरू करते हैं। देखो भाई, जो फीस जो कलेक्टेड है वो 80,000 है फॉर प्रीवियस ईयर। इसका मतलब इसके दो हिस्से होंगे, 80,000 और 3 लाख। पता अभी मैंने आपसे एक बात करी थी एक्रूअल बेसिस, इस 80 की तो बात हम करेंगे ही नहीं, नेवर नेवर, क्योंकि इस साल का नहीं है, ये वही पड़ोस का बच्चा है। पड़ोस का बच्चा जो मेरे घर आ गया तो क्या मेरा बच्चा हो गया? मुझे बताइए, नहीं, ये पड़ोस का बालक है, ये प्रीवियस ईयर का है। इस साल आ भी गया तो ये हमारा नहीं है, हमारा तो सिर्फ 3 लाख है, ठीक है। और हमारा बच्चा अगर बाहर खेलने भी चला गया तो भी हमारा बच्चा है। इसका मतलब यह है कि अगर इस साल की फीस आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिली तो भी हमारी फीस है, ठीक है। तो हम इस 80 को घटाएंगे और 10 को जोड़ेंगे। गौर फरमाइएगा, मेरा अपना बालक गली में या किसी और के घर में खेलने चला गया तब भी वो मेरा बालक है, ठीक है। चलो एक छोटा सा आपसे एक क्विज कराता हूं, ध्यान दो। ये मेरा घर है, ठीक है। मेरे घर में इतने सारे बालक खेल रहे हैं, मेरे घर में इतने बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। सबने ध्यान दिया? 4 बच्चे मेरे घर में बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, जिसमें से इधर भी मेरा एक घर है, मतलब पड़ोस है, और इधर भी पड़ोस है। पड़ोस का एक बच्चा मेरे घर आया हुआ है, ठीक है, और मेरे 2 बाल गोपाल इधर पड़ोस में गए हुए हैं। होगा कोई चक्कर उनका, कमीने पड़ोस में घूमते रहते हैं। तो मेरे 2 बाल गोपाल पड़ोस में गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये और ये पड़ोस का एक आया हुआ है मेरे पास, पड़ोस का एक मेरे पास आया हुआ, मेरे 2 बाहर गए हैं, और मेरे घर में, ये मेरा घर है,
मेरे घर में टोटल 4 बच्चे अभी कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो बताइए मेरे कितने बच्चे हैं? मेरे अपने कितने बच्चे हैं? कोई और कुछ नहीं सोचेगा, ओके? पड़ोस का बच्चा पड़ोस का है, मेरा नहीं है। और मेरे बच्चे अगर पड़ोस में गए तब भी मेरा है। तो बताए कोई मुझे कि मेरे अपने कितने बच्चे हैं, मेरा अपना प्रोडक्शन कितना है? एनीवन? मेरे घर में 4 बच्चे, जिसमें एक पड़ोस का आया है, और मेरे 3 बच्चे, 2 बच्चे बाहर पड़ोस में खेलने गए हैं, तो मेरे घर में कितने बच्चे? प्रशांत गिरी ने कहा सर आपके 2 बच्चे हैं। देखो मेरे घर में, मैं क्लियर करता हूं, अभी हैं 4, जिसमें से एक पड़ोस का है और 2 मेरा बाहर गया है खेलने। तो मेरे कितने बच्चे? बच्चे बता नहीं पा रहे। 2 जवाब आया प्रशांत और गौरव का, दोनों ही जवाब मुझे लगता है गलत है। दोनों ही जवाब गलत है। प्रशांत ने फिर बताया सर 5। अब जाके सही जवाब आया। स्वीटी का सही जवाब आया, प्रशांत का सही जवाब आया, अब मोहित का सही जवाब आया। साक्षी बेटा जवाब आपका सही नहीं है, फिर से सुनिए, फिर सुनिए। मेरे घर में 4 बच्चे खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, जिसमें से एक पड़ोस का है। इधर देखो 4 में से एक पड़ोस का है, इसे बाहर करो। ये 3 तो मेरे बालक हैं, है ना? और 2 मेरे और बाहर कहीं खेलने गए हैं। तो मेरे कितने हुए? 4 में से एक जो बाहर का था उसे मैं घटा दूं, और मेरे जो 2 प्रोडक्शन बाहर गए हैं, तो बताइए मेरे प्रोडक्शन हाउस का टोटल कितना प्रोडक्शन है? 5 चाइल्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रीवियस ईयर का इस साल मिल भी जाए, प्रीवियस ईयर का इस साल मिल भी जाए, तो ये मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये पिछले साल की इनकम थी। यही कहलाता है बेटा एक्रूअल बेसिस। और इस साल का अगर अगले साल मिले, वो कहीं चले भी गए, बाद में मिलेंगे, तो भी वो मेरी इनकम है। ये है बेटा नेक्स्ट ईयर। तो आपने क्या सीखा कि हमें सब्सक्रिप्शन यानी कि फीस रिसीव्ड तो लेनी ही है, लेकिन इसके अंदर अगर कोई आउटस्टैंडिंग एट इंड है, मतलब अगले साल मिलने वाला, तो उसे जोड़िए। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था, तो बेटा उसे घटाइए। याद रहेगा? इसका मतलब 3,80,000 में 10,000 जो नहीं मिला है उसे भी बेटा लेना है, और 80,000 जो पिछले साल का था मिल भी गया तो क्या है, उसे घटाना है। और आपको बताना है इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना। तो मुझे लगता है 3,10,000। यही कहलाता है सब्सक्रिप्शन एक्रूड, या इसको बोलते हैं अर्न्ड, ओके, फॉर द ईयर। सब्सक्रिप्शन एक्रूड या अर्न्ड फॉर द ईयर। और ये आएगा मेरे बालकों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यही फर्क है रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये नहीं देखते कि कब के लिए मिला है, मिला है तो मिला है, ये नहीं देखते कब के लिए। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर इस साल का है, तो चाहे वो पिछले साल मिल गया हो, अगले साल मिले या नहीं मिले, इस साल का है तभी लिया जाएगा। अब मतलब पिछले साल का अगर इस साल मिल भी गया या 80,000, तो अब की बार की इनकम नहीं हो, पिछली बार की इनकम मानी जाएगी। और 10,000 जो नहीं भी मिली है वो भी इस साल की इनकम मानी जाएगी। जरा ये वर्किंग नोट सब लोग लिखिए तो, और मुझे बताइए थम्स अप करके कि समझ आया, और नहीं तो लिखिए रिपीट। मैं वेट कर रहा हूं।
मुझे बताइए, क्या आप कर पाए? किसी ने ना तो थम्स अप किया ना किसी ने रिपीट किया। भाई देख लो, यहां जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट बोला था उसकी ये गणना है। बताओ भाई बताओ, ये जो फीस कलेक्टेड है और ये जो फीस आउटस्टैंडिंग की बात है, समझ आया कि 380 हुआ है कलेक्ट, जिसमें 30 80 हजार है पिछले साल का, यानी कि पड़ोस का बालक। निकाल के बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, उसे निकाल के बाहर करो। और 10 जो है मेरा अपना बच्चा कहीं बाहर घूमने गया है, अभी तक मिला नहीं है, उसे निकाल के अंदर करो। तो बताइए कैसे हम 380 से 80 घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं? देखो टीचर का मेन काम यही क्यों है, क्यों घटा रहे हैं? बिकॉज इट्स नॉट फॉर द ईयर, इस साल का नहीं है इसलिए हम घटा रहे हैं। ठीक है ना? और 10 हजार चूंकि इसी साल का है इसलिए हम उसे जोड़ रहे हैं। चलिए, 2 बच्चों को समझ आया, इसका मतलब बाकियों को नहीं समझ आया। बाकी ने ना हाँ बोला ना बोला। अगर ना हो तो बताइए, मैं रिपीट करूंगा। अगर हाँ हो तो प्लीज थम्स अप कीजिए, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। मैं थम्स अप पिलाने के लिए थोड़ा ना बोल रहा हूं, बस केवल एक सिंबल दबाइए कि क्लास इंटरेक्टिव हो, मुझे पता चले। चलिए, 2 3 बच्चा, तीसरा बच्चा आ गया। बाकी लोगों को नहीं समझ आया? मैं बाकियों का भी वेट कर रहा हूं। चार लोगों को समझ आया। 5। साक्षी बेटा आप बताओ कि फीस कलेक्टेड हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा रूल था एक्रूअल, इसलिए। तो चलिए, मैं एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा आपके लिए बनाऊंगा और उसके अंदर ये चीजें मैं वहां पे रखूंगा। इसी भी चाहे रिपीट अगेन। आइए फिर से देखता हूं। करण कुमार ध्यान से देखो बेटा, पढ़ो क्वेश्चन। फीस जो कलेक्ट हुई है 380 की, इसमें से 80 हजार साफ साफ लिखा है प्रीवियस ईयर। हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं करेंट ईयर के लिए, तो अगर प्रीवियस ईयर है तो ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 80 हटाइए, कितना बचा? 3 लाख। और इस साल का फीस नहीं भी मिला तो क्या है, फीस तो है ना, तो ये 10 हजार जोड़ दीजिए और जोड़ के देखिए बेटा 3×10 हुआ। क्योंकि मुझे चाहिए फीस या सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। इस साल मैं 2019 की बात करूंगा तो 2019, 2020 की बात करूंगा तो 2020। खबरदार जो 2019 में एक भी 18 का आया और एक भी 20 का आया, मिलना जरूरी नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है, मिलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जरूरत है इस साल के होने की, अर्जित होने की, अर्नड होने की। अगर हमने इस साल आपको पढ़ा दिया, आपको हमने कोई सर्विस दे दी, तो हमारी फीस तो हो गई। चाहे फीस आप 2 महीने बाद दें, अगले साल दें, या आपने पिछले साल एडवांस दे दिया था, ये आपको याद रखना है। रहेगा करण? जवाब दीजिए बेटा। तो चलिए, मैं बनाता हूं एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/3। एक मिनट देख तो लूं कौन सा साल है भाई, साल नहीं दिया। फॉर द ईयर इंडेड जो भी हो, मैं काट देता हूं।
ठीक है, सब लोग इस तरह का एक फॉर्मेट बनाइए तो जरा, एकदम आपके स्पीड में पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। सब लोग इस तरह का एक फॉर्मेट बनाएं। सब लोग, सब लोगों ने बनाया। ये लीजिए, सर व्हेन डिड बिजनेस क्लास विल, बेटा आज बिजनेस क्लास नहीं हो पाएगा कि हमारे यहाँ बड़ा ही बैड वेदर है बेटा, जिसके चलते लॉ वाले सर आज नहीं क्लास कराएंगे, मैं ही आपको बेटा पूरी क्लास करा दूंगा। ठीक है, बहुत ही खतरनाक और खूंखार वेदर है हमारे यहाँ, इसीलिए आज बिजनेस की क्लास नहीं होगी। आज केवल अकाउंट की क्लास पढ़िए 8 बजे तक। ठीक है मोहित, तो इधर आइए, बाई फीस एक्रूड, वर्किंग नोट हमने करा है 1, यहां दिखा दीजिए 3 लाख कितने हजार, 3,10,000। अब आगे बढ़िए, मैं देख रहा हूं सैलरी जो पे किया है 28, उसमें से 3 पिछले साल के लिए था और 1 इस साल के लिए। आहा, मजा आ गया। मैं वेट करूंगा, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। मुझे बताए कोई कितनी सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ली जाएगी। ठीक है, देखो भाई 28,000 में 3,000 तो पिछले साल का था और इस साल का 1,000 अभी पे नहीं किया है। तो मुझे कोई बताए इस साल सैलरी, इस साल की सैलरी कितनी हुई, चाहे आपने पे किया हो और चाहे आपने पे ना किया हो, मुझे बताइए। एक जवाब आ गया नित्या का, नित्या के जवाब खत्म हो गया। प्रशांत का 26,000। और लोग बताइए। बी इंटरेक्टिव बेटा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करो, मेरे साथ इंटरेक्ट करो, तब जाके मजा आएगा। छब्बीस। और बताइए। साक्षी श्रीवास्तव बिल्कुल सही है, सही जवाब है 26। देखिए कैसे, 28 में 3 हटा दीजिए क्योंकि इस साल का नहीं है और ये 1 जोड़ दीजिए क्योंकि इस साल का है। राकेश 27 गलत जवाब है, 26 करेक्ट आंसर है। इधर आइए, टू सैलरी। अब चाहें तो वर्किंग नोट कर लें और चाहें तो अपनी कैलकुलेशंस कर लें, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल यही बात है। यहां सब्सक्रिप्शन के बदले मैं लिख देता हूं सैलरी। पेड, सैलरी, इनकर्ड। चलो ये वर्किंग सब लोग करेंगे, बगैर वर्किंग के काम नहीं चलेगा। ठीक है, 28 लीजिए, 1 जोड़ दीजिए और 3 घटा दीजिए, ये है आपका सही जवाब।
सबने देख लिया? तो आइए 26,000। अब पढ़िए आगे। मैं देख रहा हूं ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, जाहिर एक्सपेंस है इंटरटेनमेंट, टूर्नामेंट, मीटिंग और ट्रेवलिंग, ये सारे एक्सपेंसेज हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं ये सारे एक्सपेंसेज लिख लेता हूं, इंटरटेनमेंट, टूर्नामेंट, मीटिंग और ट्रेवलिंग। इंटरटेनमेंट 3,000, टूर्नामेंट 12। लिखिए इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 3,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना? 12,000। मीटिंग एक्सपेंसेज 18,000 और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज 6,000। डन। और आगे आइए। अब देखिएगा परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स से 29,000, जिसमें से 19,000 परचेज ऑफ बुक्स है। जरा अंतर समझिए बुक्स और पीरियोडिकल्स क्या होता है, तब मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये देखिए बेटा, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स मैं दिखाता हूं। देखिए ये बुक्स है, आप सब लोग देखें, ये सीए इंटर की बुक्स हैं। अब एक बुक्स मान लीजिए 500 रुपए की आपने ये खरीदी, तो ये बुक्स बेटा सीए इंटर यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल आप आपके भाई जब पढ़ेंगे तो काम आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने किसी मैगजीन का फोटोकॉपी करवाया, ये देखिए, या मैंने मैगजीन कोई खरीद ली करंट अफेयर्स की। अब करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं वो कितने दिन चलेंगी? मार्च का मार्च में, अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में। लेकिन बेटा जो बुक्स है वो तो स्कूल में कॉलेज में कई साल चलेगा। तो स्कूल कॉलेज में बुक्स कई साल चलेगा, मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट है। इसका डिप्रेसिएशन जरूर आएगा लेकिन पूरी बुक्स नहीं आएगी। अंतर समझिएगा। मैंने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा और स्कूल के लिए मैंने बल्ब खरीदा। देखो बल्ब तो मोर और लेस 1 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर 2-3 साल चलता है। तो कंप्यूटर अगर 4 साल चले बेटा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिक्स्ड एसेट है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। वो कहाँ आएगा? वो बैलेंस शीट में आएगा। तो इसीलिए बुक्स के ऊपर जो खर्चे होंगे वो बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन पीरियोडिकल्स मतलब जो पीरियड दर पीरियड निकलता है, जैसे आता है ना वो इंडिया टुडे, स्टार डस्ट या फिल्म फेयर या मैगजीन आपने कभी पढ़ी हो अगर बचपन में, चंपक, नंदन, सुमन, सौरभ, तो ये पीरियोडिकल्स होते हैं। वो एक समय के लिए होता है, बात खत्म। तो इसीलिए जो पीरियोडिकल्स हैं वो तो एक्सपेंसेज हैं, लेकिन जो बुक्स हैं बेटा वो एक्सपेंसेज नहीं है, याद रहेगा। तो इसमें जो बुक्स है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट विल गो टू द बैलेंस शीट। पीरियोडिकल्स हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेज हैं, इट विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए फिर तो मैं लिखता हूं परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया कि भाई 29,000 में बुक्स और पीरियोडिकल्स था, जिसमें से 19,000 बुक्स के लिए है, दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो नहीं आएगा, और 10,000 सिर्फ आएगा। अगर ये समझ आया तो जरा एक लाइक तो बनता है, थम्स अप।
थम्स अप करके बताइए हाँ सर समझ आया, और अगर नहीं तो कहिए मैं रिपीट करूं। बस ये समझ लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू आइटम्स के लिए है, साल दर साल की चीजें हैं। क्या बोलना, फॉर द ईयर, तो इसमें कोई भी चीज जो एक साल से ज्यादा चलेगी वो कैसे आएगी? लॉजिक देखिए ना, लॉजिक देखिए। मैं थोड़ा ना बना रहा हूं इनकम एक्सपेंडिचर फॉर 5 ईयर्स, और बुक तो 4-5 साल चलेंगी, पीरियोडिकल्स 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, हफ्ते, इसीलिए हम ले रहे हैं इसको यहां पे। किसी ने नहीं भेजा, समझ नहीं आया क्या कि बुक्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताइए। मुझे बताइए समझ आया कि नहीं? अगर आया हो तो थम्स अप कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैं पढ़ाता जाऊं और आपको नहीं समझ आए, क्या फायदा? शिक्षक का मतलब भी है आपके माइंड तक पहुंचना। अगर मैं आपके माइंड तक बेटा नहीं पहुंच पाया, जबकि आप रिमोट कहीं दूर बैठे हैं, तो फिर मैं आपको नहीं सही समझा पा रहा। और पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं, समय समय पे मुझे आप मैसेज करते रहिए। 2 बच्चों को समझ आया, कहीं रूल में भी याद रखिएगा, नोट्स में मैंने ये बात लिखी है, नोट्स पढ़िएगा आज, कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चूंकि वो 1 साल से ज़्यादा साल के लिए चलता है, इसलिए वो नहीं आ सकता इनकम एक्सपेंडिचर में। और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चूंकि वो 1 ही साल के लिए, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 1 ही साल के लिए, गड़बड़ बोल गया। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो 1 साल का होता है, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल कई साल का होता है इसलिए नहीं आएगा, उसका डिप्शन आ सकता है, पूरा एक्सपेंस नहीं आएगा। चलिए इधर आइए, रेंट पेड, मुझे ये भी एक्सपेंस लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? पोस्टेज, प्रिंटिंग और डोनेशन, ये सारे के सारे मुझे एक्सपेंस ही लग रहे हैं। तो चलो फिर शुरू हो जाओ। रेंट 10,000, पोस्टेज 15,000, रेंट 10,000, पोस्टेज 15,000। और देख के बताइए दोस्तों। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, और सबसे लास्ट में डोनेशन रिसीव्ड 20,000। हालांकि डोनेशन के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन अभी तो रखिए कि और कुछ नहीं बोले तो इसे इनकम ही मानेंगे। डोनेशन रिसीव्ड 20,000। चलिए बेटा मुझे बताइए सरप्लस या डिफिशियंसी? सब लोग मुझे जल्दी से वर्किंग करके बताएं। सरप्लस ओवर इनकम, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये आपको बताना है, मैं नहीं बता रहा। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको जोड़ें, 3 20 और 3 10 और 20, 3 30, और मुझे यहां बताइए क्या आएगा मेरे दोस्तों, टेल मी। ये कैलकुलेशन करिए, मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्लास को साथ लेके चलने की आदत है, मैं भाग नहीं सकता। जल्दी किसे है? जब पूरा इंडिया सो रहा है, लॉकडाउन, उस समय आप पढ़ रहे हैं, क्या ये कम बड़ी बात है बेटा? और एनपीओ का काफी कॉन्सेप्ट बेटा 3 क्लासेज में हो गया,
3-4 क्लासेज में और बढ़िया कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी बताइए, सरप्लस या डिफिशिएंसी है तो कितनी है? मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं। लाइव क्लास से बताइए। रिकॉर्डेड तो वीडियो बहुत सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन उसमें आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप बस केवल देख सकते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां मैं आपको बार बार प्रेरित कर रहा हूं, आइए आगे बढ़िए, खुद से कैलकुलेट कीजिए, खुद से चीजों को समझिए, और कोई दिक्कत है तो हाथ के हाथ इसे ठीक करिए। ठीक है ना? चलिए जल्दी करिए जरा। मुझे कोई बैलेंस बताए। सभी इनकम से सभी एक्सपेंसेस को घटाइए कैलकुलेटर पे और मुझे बताइए। ये लीजिए, कॉपी पे नहीं लिख रहे हैं क्या आप लोग? आपको लिखना चाहिए ना। बताए कोई? चलो मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। एक आंसर आया है प्रशांत गिरी का, बाकी और लोग भी आंसर दें, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए मैं ही लिख देता हूं, 2,26,000। ठीक है, $226। बेटा सही आंसर है 226। बाकी लोग भी चेक करके, एक दो लोग वेरीफाई करके बताएं। साक्षी, मुस्कान, आप लोग भी बताएं बेटा। नित्या, प्लीज कम अप। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप घर पे आराम से बैठे हैं, तो बहुत ही आराम से नहीं चले गए, थोड़ा प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। कुछ नहीं करना है, सभी इनकम को जोड़ना है एक तरफ और सारे एक्सपेंसेस को जोड़ना है एक तरफ, और उससे जो बात बनेगी बस वही दिखाना है बालक। नित्या का भी आंसर आ गया, और बाकी लोग भी बताएं। चलिए तो ये सही रहा। अब भाई जरा लौट के कुछ रूल्स और पढ़ लेते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। मैं एक बार और दोहरा देता हूं कि व्हाट इज इनकम एक्सपेंडिचर। सब लोग देख लें एक बार फिर से कि भाई ये एनपीओ में बनाया जाता है, ये सब जगह नहीं बनाया जाता। इसमें इनकम और गेन्स क्रेडिट होते हैं, एक्सपेंसेज और लॉसेज डेबिट होते हैं। जो डिफरेंस होता है उसे सरप्लस या डिफिशिएंसी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलते। सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में ऐड होगा, डिफिशिएंसी हुई तो बैलेंस शीट पढ़ाएंगे, कैपिटल फंड में लेस होगा। इनकम एक्सपेंडिचर साल के लास्ट में बनता है और मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार बनता है। रेवेन्यू इनकम को एक्सपेंसेस से मैच कराया जाता है। बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 है एक्रूअल बेसिस का ध्यान रखते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंसेज ऑन द बेस ऑफ एक्रूअल लेना है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश। गौर से पढ़िएगा, रेवेन्यू इनकम फॉर द अकाउंटिंग या टेकन वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट। अगर वो अर्न हो गई, हमारी आमदनी है तो लेना है, चाहे पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला हो। एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेज फॉर द पीरियड आर टेकन वेदर दे आर पेड और नॉट, चाहे वो पे किया गया हो या नहीं किया गया हो।
नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह भी लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक परचेज ऑफ लैंड, जैसे इस क्वेश्चन में बुक्स हमने छोड़ दिया था ना, आर नॉट कंसिडर्ड बिकॉज दे आर सोन इन बैलेंस शीट बिकॉज दे आर फॉर मोर देन 1 ईयर। और कोई कैपिटल इनकम या रिसिप्ट हो, जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल पर्पज डोनेशन वगैरह, वो यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता। थोड़ा समझ लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो बियॉन्ड 1 अकाउंटिंग ईयर हो, मतलब जो 1 साल से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर के लिए चले, जैसे परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। रेवेन्यू वो है जिसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग ईयर में हो जाए। देखो भाई, आपने पिज़्ज़ा बनाने के लिए माइक्रो ओवन खरीदा, कई साल चलेगा, लेकिन आपने पिज़्ज़ा बनाने के लिए बटर, ब्रेड या जो भी खरीदा 1 साल चलेगा। फर्क महसूस कर रहे हैं? ये पढ़िए, इट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ एसेट विच इज आर यूज फॉर द फर्दरेंस ऑफ एक्टिविटीज। ये एसेट्स का एक्विजिशन है और ये है उन कामों के लिए जिसके लिए वो सेटअप किया गया है, जैसे लैंड, बिल्डिंग एडिशन, जैसे सैलरी, ऑनरेरियम, मटेरियल यूज्ड वगैरह वगैरह। ठीक है ना? क्या अंतर है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट ये है जो रेवेन्यू नहीं है, जो स्पेशल पर्पज के लिए है, और रेवेन्यू वो है जो रूटीन एक्टिविटीज में हमें मिलती है। देखिए, लाइफ मेंबरशिप फीस भी पढ़ाएंगे बाद में, कॉर्पस डोनेशन, बिल्डिंग फंड, जैसे स्कूलों में कई बार बिल्डिंग के डेवलपमेंट के लिए लेते हैं ना, तो उसे एक्सपेंस नहीं मानते, उसे बिल्डिंग फंड में ले जाते हैं। या रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ईटीसी वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कैपिटल मानी जाती हैं। लेकिन इंटरेस्ट फीस, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, रेंट या सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह, ये रेवेन्यू के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये फाइल मैंने आपको भेज दी है बेटा, आप सबके पास टेलीग्राम चैनल होगा, नहीं होगा तो नोट कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, टेलीग्राम के चैनल में एक है, नाम है उसका टॉपर्स बोर्ड, वहां पे ये पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। टॉपर्स बोर्ड, बोर्ड का मतलब बोर्ड एग्जाम, टॉपर्स और भी है, टॉपर्स 24/7 सीए के लिए है, तो टॉपर्स बोर्ड है, यहां पे है। थोड़े समय के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पेशल चैनल केवल 11-12 के लिए रखेंगे टॉपर्स बोर्ड के नाम से, लेकिन अभी वो चैनल नहीं शुरू हुआ है, तो इसलिए अभी यहीं पे पढ़ाई हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं 11-12 की जब बात हो तो केवल 11-12 की बात हो। ठीक है, सत्यम पूछ रहे हैं सर क्लास की टाइमिंग क्या है? देखिए, क्लास की टाइमिंग में एक बार फिर से दोहरा देता हूं, अगर आपको दिक्कत हो तो ये है बेटा, क्लास की टाइमिंग में फिर से नोट कर लीजिए। 11th की क्लास 6 से 8 है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और आपकी क्लास है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। यानी कि हम लोग फिर कब मिलेंगे बताए कोई? हम लोग अब फिर कब मिलेंगे? हम लोग मिलेंगे अब ट्यूसडे को, ठीक है ना, 6 बजे। और जिनकी क्लासेज 1-2 छूट गई हैं वो चिंता ना करें, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में 11th क्लास 12 या क्लास 11 करके लिखा होगा। क्लास 12, क्लास 11, अकाउंट और बिजनेस स्टडीज की 4 प्लेलिस्ट है। ठीक है, वहां पे आप लोग कर सकते हैं। और नित्या सर एक डाउट है, बेटा नित्या पूछो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं एक और बता दूं, अगर बाय द वे क्लास आप लाइव नहीं देख पाए किसी कारण से और आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट आया, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट में, ठीक है ना, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना डाउट लिख दीजिएगा, मैं देखूंगा तो उससे बताऊंगा, नहीं तो अगली क्लास में जब आप आएंगे तो बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? अच्छा, मैं एक बात देखता हूं, आप लोगों में से किसी बच्चे ने क्लास का लगता है सब्सक्राइब नहीं किया। सत्यम पूछ रहे हैं कि सर क्लास का टाइमिंग कैसे चेंज हुआ? बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए सत्यम, और एक बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। उससे क्या होगा, शाम को जब 6 बजे क्लास शुरू होगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए प्लीज ये सब्सक्राइब का काम तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको पता चले किस समय क्या है क्या नहीं है। राकेश पूछ रहे हैं सर टॉपर क्लासेस के चैनल में कौन सी वीडियो आती है? बेटा टॉपर्स क्लासेस के चैनल में अभी केवल मोटिवेशनल और हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम टिप्स आते हैं, कोई क्लास नहीं आती उसमें। ठीक है,
और क्या आईपीसीसी की वीडियो सही है? बेटा सही होंगी, लेकिन टॉपर्स क्लासेस चैनल पे जो वीडियो हैं वो सब 3 महीने पुरानी वीडियो हैं, और टॉपर्स 24/7 पे जो वीडियो है वो सब नई वीडियो है। टॉपर्स 24/7 जहां आप अभी देख रहे हैं, इस पे जो वीडियो डली है वो सब नई है। टॉपर क्लासेज पे जो थोड़ी वीडियो है वो 3 महीने पुरानी वीडियो है। तो आज के लिए यहीं रुका जाए। एक छोटा सा होमवर्क दें आपको।